कैसे हो दोस्तों। अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन ने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम के आज दोस्तों अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित 2013 की परीक्षा जो 2015 में आयोजित हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। हालांकि वो एग्जाम बाद में रद्द कर दी गई थी, लेकिन अपने को तो केवल क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है ताकि अपन को पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन सामान्य वित्तीय लेखा नियम में से पूछता है। और दोस्तों जहाँ तक सवाल अधीनस्थ बोर्ड का है, अधीनस्थ बोर्ड दोस्तों यो के यो क्वेश्चन उठाती है। अधीनस्थ बोर्ड पूर्व एग्जाम्स में से यो के यो कुछ क्वेश्चन उठाती है। कुछ क्या 50% क्वेश्चन यो के यो उठाता है अधीनस्थ बोर्ड पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपरों में से। तो दोस्तों अपने पास जूनियर अकाउंटेंट की पूर्व एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित तो कोई पहले है नहीं। आरपीएससी द्वारा पहले 3 बार जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम करवाया गया है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपन वो तीनों पेपर सोल्व करेंगे एक एक करके। अब सबसे पहले अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट पेपर दो जो जो 2013 में फॉर्म भरवाए गए थे, 15 में एग्जाम हुई थी लेकिन रद्द हो गया था किसी कारणवश। वो पेपर हल कर रहे हैं पहले। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आज समझते हुए चलिए दोस्तों। अगर आप पीछे के प्रीवियस ईयर के आरएसआर और जेएफएनआर दोनों के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे तो दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपको यों के यों मिल जाएंगे। वहां पर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको यों के यों हूबहू मिल जाएंगे। ऑप्शन भी बदले हुए नहीं मिलेंगे आपको। 4 से 5 क्वेश्चन की आरएसआर जो जेएफएनआर में मदद मिलेगी दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप जूनियर अकाउंटेंट के आरएसआर जेएफएनआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करें दोस्तों। अपन आज 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हल करते हैं। अपन एक एक क्वेश्चन को आराम से सोल्व करते हुए व्याख्या सही चलेंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि 25 ही क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय लेखा नियम के। 2015 के क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन ही आते थे, आप सबको पता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आरपीएससी द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट का अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। हल सहित अपन इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दोस्तों राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है दोस्तों, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में दोस्तों राजस्व और जो प्राप्ति होती है उसके वर्गीकरण में दोस्तों, जहां वर्गीकरण की बात आ गई तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए नियम संख्या। वर्गीकरण में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो नियम संख्या 28 इस पे काम करेगा। वर्गीकरण के संबंध में अधिकारियों को पता लगता है तो जिसमें लेखों के शुद्धिकरण आवश्यक है उनका विवरण किस प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। दोस्तों कोषाधिकारी के माध्यम से किस प्रपत्र में महालेखाकार को यानी कि त्रुटियों को सुधार करने के कर करके जिस प्रपत्र में विवरण भेजा जाता है वो कौन सा है। तो दोस्तों नियम संख्या 28 में साफ शब्दों में ये यों की यों लाइन लिखी मिलेगी आपको जो क्वेश्चन पेपर में लिख रखी है। राजस्व एवं प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारियों को कोषागार के मिलान से पता लगे तो प्रपत्र जीए 15 में सही वर्गीकरण करके संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाएगा। तो दोस्तों ये विभागीय अधिकारी की दायित्व के संबंध में नियम संख्या 28 में आपको यो का यो लिखा मिलेगा। इसमें दोस्तों उत्तर होगा अपना जीए 15। और दोस्तों ये नियम संख्या कहाँ पे दे रखा है, नियम 28 में दे रखा है दोस्तों। यो का यो नियम 28 में दे रखा है कि कोई भी त्रुटियों का विभागीय अधिकारी को पता लगती है तो वो क्या करेगा, कोषाधिकारी के माध्यम से जीए 15 में फॉर्मेट भर करके
और कोषमालेखाकार के पास भिजवाएगा। तो दोस्तों नियम संख्या 28 में ये जो क्वेश्चन पेपर में अपनी लाइन बनी हुई है ना दोस्तों, ये यो की यो लाइन दे रखी है, मैंने आपको पढ़ के भी बताई। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने सोल्व किया, GA 15 आएगा दोस्तों, इसका उत्तर अपना GA 15 आएगा। अब इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के किस भाग में विहित है? यानी कि विभागीय प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस भाग में विहित है? तो दोस्तों वित्तीय शक्तियां कौन से भाग में दी गई है सामान्य वित्तीय लेखा नियम के? भाग 1, भाग 2, भाग 3, सभी भागों में। तो दोस्तों इसके संबंध में अपना नियम संख्या 26, दोस्तों नियम संख्या 26 क्या कहता है? नियम संख्या 26 सेम टू सेम ये लाइन दे रखी है। नियम संख्या 26 में विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय लेखा नियम के भाग यहाँ पे 3 दे रखा है, भाग 3 में विहित है। यानी कि दोस्तों नियम संख्या 26 यूं का यूं पूछा गया है, विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों भाग 3 में किया गया है। नियम संख्या 26 में दोस्तों अपन ने सिर्फ यही एक लाइन लिखवाई थी जो आप क्वेश्चन पेपर में आई है। तो दोस्तों नियम संख्या 26 आपने देखा, क्वेश्चन 2 कर लिया अपन ने। अब दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 करेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के नियम 41 के अधीन कार्यालयों की आंतरिक जांच लेखा परीक्षा की व्यवस्था किस संबंध में की गई है? तो दोस्तों नियम 41 आप सबको पता है कि आंतरिक जांच एवं लेखा परीक्षा से संबंधित है, जो कि अपने को क्वेश्चन में ही दे रहा है। लेकिन यह आंतरिक जांच किसके संबंध में करेगा? तो इससे संबंधित है तो दोस्तों नियम संख्या 41, जो दोस्तों अपना नियम संख्या 41 जो है कौन से अध्याय में? प्राप्तियों संबंधित अध्याय में दे रखा है। तो दोस्तों इस आधार पे तो प्राप्तियों संबंधित अध्याय है जिसमें नियम 41 दे रखा है। और दोस्तों इसमें व्यय संबंधित प्राप्तियों दोनों संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन से चलेंगे तो नियम 41 में ऐसी है व्यवस्था की गई है। दोस्तों नियम 41 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ये कह रहा है, लेकिन आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा के संबंध में अपने को पता है नियम 41 ही है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन गलत हो गया। व्यय एवं प्राप्तियों दोनों के संबंध में, दोस्तों प्राप्तियों के संबंध में अपने अध्याय नंबर दोस्तों 1 से नियम नियम 1 से 4 तक दोस्तों एक अध्याय है। दोस्तों 5 से 25 तक दूसरा अध्याय है। सॉरी दोस्तों 26 तक, 5 से 26 तक और 27 से 41 तक तीसरा अध्याय है। तो दोस्तों जो तीसरा अध्याय है वो प्राप्तियों के संबंध में है, तो यहाँ पे आएगा प्राप्तियों के संबंध में आंतरिक जांच एवं लेखा परीक्षा के संबंध में है ये। अगर वैसे तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, व्ययों के संबंध में ये तो ऑप्शन सेट नहीं होगा, क्योंकि अध्याय जो दे रखा है, जिस अध्याय में नियम 41 दे रखा है वो प्राप्तियों के संबंध में अध्याय है। व्ययों एवं प्राप्तियों से संबंधित तो दोस्तों ये नियम 41 में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये व्ययों के संबंध में आंतरिक जांच करेगा या प्राप्तियों के संबंध में। तो दोस्तों ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन दोस्तों आरपीएससी ने इसके आंसर की जारी नहीं की थी इस पेपर की, क्योंकि ये पेपर रद्द कर दिया गया था। तो अपन इसका उत्तर ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्राप्तियों से संबंधित अध्याय है और उसमें 41 में दे रखा है।
और व्यय एवं प्राप्तियों दोनों से संबंधित। तो दोस्तों नियम 41 में आंतरिक जांच एवं लेखा परीक्षा की व्यवस्था के बारे में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि आंतरिक जांच इंटरनल ऑडिट में केवल व्ययों को देखेगा या प्राप्तियों को देखेगा, ऐसा इसमें नियम में कहीं वर्णन नहीं है। और अध्याय की बात करें तो प्राप्तियों के संबंध में अध्याय है, उसके अंदर नियम 41 दे रखा है। तो दोस्तों अपन एप्रोप्रिएट आंसर प्राप्तियों से संबंधित मान सकते हैं इसमें। दोस्तों नियम संख्या क्वेश्चन संख्या अपन 4 देखेंगे अब। जब तक प्राधिकृत नहीं किया गया हो कोई भी सरकारी बकाया एवं अन्य धनराशि के पेटे अधिकतम कितने रुपए नगद में प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों ये नगद में प्राप्त करने के संबंध में दोस्तों नियम संख्या 42 में साफ लिखा हुआ है 500 रुपए तक नकद प्राप्त किया जा सकता है। 500 रुपए तक नगद प्राप्त किया जा सकता है जब तक अन्य कोई आदेश ना हो। दोस्तों 500 रुपए से अधिक की राशि चेक के द्वारा प्राप्त की जाएगी, डीडी मनी ऑर्डर आदि के द्वारा 500 रुपए तक कोई भी कार्यालय में नगद राशि प्राप्त की जा सकती है जब तक कि कोई अन्य आदेश नहीं दिया गया है। लेकिन ये 500 रुपए का नियम बिजली विभाग, कुछ विभाग को छूट दी गई थी जो अपन ने अपवाद में देखे थे, उनको नगद प्राप्त कर 500 रुपए से वो अधिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कोई अन्य आदेश गवर्नमेंट का अगर कोई और आदेश आ जाता है तो 500 से अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई भी आदेश प्राप्त नहीं होता है तो 500 रुपए तक ही राशि प्राप्त की जा सकती है। नियम संख्या 42 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है 500 रुपए तक नगद प्राप्त किया जा सकता है जब तक कोई अन्य आदेश प्राप्त ना हो। तो दोस्तों अपन ने क्वेश्चन 4 देखे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सरकारी कार्यालय में जमा कराए गए धन की मूल रसीद खो जाए। तो दोस्तों सीधा जहां पे मूल रसीद आ गया क्वेश्चन में, तो आप पहले तो सबसे पहले दिमाग में डिसाइड करेंगे कि रसीद के बारे में कौन सा नियम है, रसीद जारी करने या डुप्लीकेट रसीद जारी करने के संबंध में कौन सा नियम है। मूल रसीद खो जाती है तो उसके संबंध में नियम संख्या 47 क्या कहता है दोस्तों, डुप्लीकेट रसीद के संबंध में नियम संख्या 47 है। और नियम संख्या 47 में दोस्तों स्पष्ट शब्दों में क्या कहा गया है, रसीद खो जाने पर यह कहा गया है मूल रसीद खो जाने पर निर्धारित मूल रसीद खो जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर केवल दोस्तों किसी व्यक्ति की मूल रसीद खो गई तो डुप्लीकेट रसीद के संबंध में अपना नियम संख्या 47 दे रखा है। तो मूल रसीद जहाँ पे खो जाने की बात की गई है तो आपको दिमाग में आना चाहिए नियम संख्या 47। और नियम संख्या 47 में डुप्लीकेट रसीद का बताया गया है और क्या कहा गया है, मूल रसीद खो जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर केवल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, डुप्लीकेट रसीद, तो दोस्तों डुप्लीकेट रसीद तो जारी नहीं की जाएगी। रसीद की प्रति दोस्तों कॉपी भी जारी नहीं की जाएगी। भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र, यस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
बिना कोई फीस लिए, दोस्तों ऐसा नहीं है, निर्धारित शुल्क लेकर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। तो दोस्तों भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र निर्धारित फीस जमा कराने पर जारी किया जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 सी होगा इस क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 तक अपन ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा किस प्रपत्र में रोकड़ पुस्तिका का संधारण आवश्यक है? दोस्तों नियम संख्या भी 48 है इसका। नियम 48 में रोकड़ प्राप्ति के संबंध में है, सरकारी कर्मचारी द्वारा रोकड़ प्राप्ति के संबंध में नियम संख्या 48 दे रखा है अपना। और जीए नियम संख्या 48 में रोकड़ प्राप्ति का प्रारूप दे रखा है, और जी 48 के अंदर ही, जी 48 में ही रोकड़ पुस्तिका का प्रारूप दे रखा है, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों जी 48 में रोकड़ पुस्तिका का प्रारूप दे रखा है। 6 रहेगा, 6 हो गए नियम। कब एक कार्यालय अध्यक्ष रोकड़ पुस्तिका में नगद शेष को सत्यापित करेगा? कार्यालय अध्यक्ष दोस्तों रोकड़ पुस्तिका में नगद शेष का सत्यापन करता है, यह हमने पढ़ा था। इस संबंध में प्रमाण पत्र अभिलिखित करके उस पर हस्ताक्षर मैं दिनांक के करेगा। दोस्तों सत्यापित, सबसे पहले आप तो यहीं से लाइन पकड़िए। कार्यालय अध्यक्ष रोकड़ पुस्तिका में नगद शेष का सत्यापन कब करता है? नगद शेष का सत्यापन कब करता है दोस्तों? तो इसके संबंध में अपना दोस्तों दे रखा है, प्रत्येक सप्ताह के अंत में नहीं करता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के अंत में भी नहीं करता है, प्रत्येक तिमाही के अंत में भी नहीं करता है, प्रत्येक माह के अंत में अपन ने ऐसा पढ़ा था। तो ये कब करता है? नियम संख्या 51 में स्पष्ट शब्दों में दे रखा है कि कार्यालय अध्यक्ष रोकड़ पुस्तिका का प्रत्येक माह के अंत में क्या करेगा? सत्यापन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। तो दोस्तों अपन क्वेश्चन संख्या 7 तक देखें। अब दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 देखिए। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस नियम में कैशियर के कर्तव्य दे रखे हैं? तो दोस्तों कैशियर के कर्तव्य सीधा दिमाग में आया मेरे, नियम संख्या 60 में दे रखे हैं कैशियर के कर्तव्य। दोस्तों कैशियर के कर्तव्य अपने नियम संख्या 60 में दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों अब इसके साथ साथ अपन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये नियम, और जो नियम दे रखे हैं, ये जो नियम दे रखे हैं दोस्तों, ये नियम है कैशियर के कर्तव्य के संबंध में नहीं है। तो नियम संख्या 60 में अपने कैशियर के कर्तव्य, दोस्तों ये नियम संख्या 60 का जो हेडिंग है वही कैशियर के कर्तव्य है, हेडिंग ही कैशियर के कर्तव्य है। तो दोस्तों ये अपन ने देखा। अब कैशियर के कर्तव्य के संबंध में देखा तो दोस्तों मैं अपन जब क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं तो आप सबको ये पता लग रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो एग्जाम पेपर में, इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन तो सीधे नियम के हेडिंग से उठाए गए। दोस्तों अगर नियम और नियम संख्या और नियम किसके संबंध में, कौन सा नियम किसके संबंध में, जैसे नियम संख्या 1 किसके संबंध में, राज्यपाल के द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के संबंध में है। नियम संख्या 2 परिभाषाओं के संबंध में है। नियम संख्या 3 कार्यालय अध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको हेडिंग भी याद होंगे, नियम और नियम संख्या और उसका हेडिंग, तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम की आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप नियम संख्या और उसका हेडिंग याद कर लीजिए, ताकि आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपको सीधे नियम, कौन सा नियम है, कैशियर के कर्तव्य भी है दोस्तों नियम संख्या 60 के अंदर, ये कैशियर के कर्तव्य हेडिंग ही दे रखा है, कैशियर के कर्तव्य। तो दोस्तों अगर आप नियम संख्या और हेडिंग पहले याद कर लेंगे तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे, और अंदर के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके दिमाग में नियम संख्या आते ही उसका अगर हेडिंग दिमाग में आएगा
कोई बात दे रखी है, जैसे ये कैशियर के कर्तव्य दे रखा है, तो आपके दिमाग में सीधा नियम आएगा, तो उस नियम के अंदर की डिटेल आपके दिमाग में पूरी आ जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करें, एक एक नियम याद करें, उस नियम, कौन से नियम का हेडिंग क्या दे रखा है ये याद करें। किस प्रकार से याद करोगे ये आपको एक बार बता देता हूँ। नियम संख्या 1 किससे संबंधित है, राज्यपाल के कार्यकारी आदेश से संबंधित है। ऐसे आप शॉर्ट में एक पेज के अंदर सभी नियमों के हेडिंग लिख लीजिए, नियम संख्या लिख के उनके आगे नियम संख्या 2 तो लिख लीजिए परिभाषाएं, नियम संख्या 3 लिखकर उसके आगे लिख लीजिए पोस्ट कार्यालय अध्यक्ष और आरण वितरण अधिकारी की नियुक्ति। नियम संख्या 4 सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के संदेह के मामले में समाधान वित्त विभाग करेगा। नियम संख्या 5 ये अध्याय दूसरा शुरू हो गया यहाँ से। नियम संख्या 5 कोई भी राशि प्राप्त होगी उसको तुरंत खातों में जमा किया जाएगा। नियम संख्या 6 लोक लेखा निधि में जाएगी जो राशि संचित निधि में जाएगी, जो बकाया के रूप में है वो तुरंत। तो इस प्रकार से एक एक नियम का आप हेडिंग याद कर लीजिए। ये तो कैशियर के कर्तव्य, नियम संख्या 60 का दोस्तों हेडिंग ही कैशियर का कर्तव्य। तो दोस्तों ये इसका उत्तर होगा। नियम संख्या 9 अपन ने कर लिया। आप क्वेश्चन संख्या 8 कर लिया आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग प्राधिकारी को प्रत्यार्जित नहीं की गई है वो किसमें निहित होंगी। तो दोस्तों ये योग का यो नियम है दोस्तों, ये योग का यो आपको नियम दे रखा है, आपको ध्यान हो तो जो अपन ये देख रहे हैं ये योग का यो नियम दे रखा है आपको, नियम संख्या 61 और नियम संख्या 61 में सिर्फ एक लाइन का नियम और उसमें ये की ये लाइन लिखी गई है, ये की ये लाइन लिखी गई, राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियां जो अन्य विभागों में प्रत्यार्जित नहीं की गई हैं वो वित्त विभाग में निहित होंगी। ऐसा लिखा हुआ एक लाइन का ही नियम है, नियम संख्या 61 आएगा इसमें उत्तर। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस नियम में स्वीकृतियां कब व्यापगत होंगी का प्रावधान है। तो दोस्तों ये अपना नियम संख्या स्वीकृतियों के समाप्ति के संबंध में है और स्वीकृतियों के समाप्ति के हेडिंग का अपना एक नियम था 72 दोस्तों। क्या कहता है, स्वीकृतियों की समाप्ति, स्वीकृतियों की समाप्ति दोस्तों यहाँ पे व्यापगत शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्वीकृतियां कब व्यापगत होंगी। तो स्वीकृतियों की समाप्ति यानी कि स्वीकृतियों की समाप्ति की बात कर रहा है तो नियम संख्या 72 में ये दे रखा है दोस्तों। अब इसमें अपन नियम संख्या 70 भी आप देख सकते हैं किससे संबंधित है, ये भूतलक्षी, इसका हेडिंग है भूतलक्षी मंजूरी दोस्तों। भूतलक्षी मंजूरी यानी कि जिस तारीख को किसी अधिकारी के पास किसी कार्य करने की शक्ति प्राप्त हुई उससे पहले के कार्य को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति नहीं दे सकता। इसके संबंध में अपन ने नियम संख्या 70 पढ़ा था। अब नियम संख्या 72 इसका दोस्तों ऑप्शन होगा। नियम संख्या 75 अपन ने खूब देखा था, बिल की परिभाषा के संबंध में है, हेडिंग इसका है बिल की परिभाषा। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मैं लिख रहा हूं ना नियम संख्या 75 बिल की परिभाषा, इसी प्रकार से आप नियम संख्या लिखकर हेडिंग लिख लो उनके आगे। 2 पेज में आपका इस प्रकार से पूरा मैटर तैयार हो जाएगा और आपको कौन सा नियम किसके संबंध में ये याद करने में आसानी हो जाएगी। इन नियम और उसका हेडिंग याद कर ले। अब नियम संख्या 75 बिल की परिभाषा के संबंध में, नियम संख्या 72 स्वीकृतियों की समाप्ति के संबंध में, और ये अपना क्वेश्चन स्वीकृति कब व्यापगत होगी यही कह रहा है, भूतकालीन मंजूरी के संबंध में था। और दोस्तों अब अपन ने ये क्वेश्चन कौन सा किया, नियम क्वेश्चन संख्या 10 अपन ने कर लिया। दोस्तों सॉरी मैं भूल गया, सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। नियम संख्या 70 अपना भूतलक्षी प्रभाव के संबंध में नहीं है, नियम संख्या 71 भूतलक्षी प्रभाव के संबंध में है।
भूतलक्षी प्रभाव के संबंध में अपना नियम संख्या 71 है, और जो अपना 70 है वो स्वीकृति की प्रभावशीलता। स्वीकृति की प्रभावशीलता के संबंध में तो दोस्तों अपन पॉइंट संख्या 10 तक के नियम कर लिए। अब 11वां क्वेश्चन, समस्त चेक, सभी चेक दोस्तों द्वारा सरकारी सिक्योरिटी प्रेस से मुद्रित कराए जाएंगे। सरकारी सिक्योरिटी प्रेस से मुद्रित कराए जाएंगे तो किसके द्वारा कराए जाएंगे, पूछना चाह रहा है। इन सभी चेकों का स्टॉक रखेगा, इनका स्टॉक कौन रखेगा? अभिलेख संधारित करने के लिए केंद्रीय कोषागार होगा। उपयुक्त सेट का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो संबंधित समस्त चेकों का मुद्रण कहाँ पे होता है? राजकीय मुद्रालय में होता है, ये सरकारी प्रेस में होता है। और ये मुद्रालय में, सरकारी प्रेस में चेकों को मुद्रांकन का कार्य कौन करता है? ऐसा अपन ने पढ़ा था नियम संख्या 74 में, 74 में, नियम संख्या 74 में पढ़ा था। और उसमें दे रखा है निदेशक कोष एवं लेखा, डीटीए। दोस्तों निदेशक कोष एवं लेखा के द्वारा क्या करवाया जाएगा? चेकों का क्या करवाया जाएगा? मुद्रण। यानी कि चेक कौन छपवाएगा? सरकारी कार्य के लिए जो उपयोग में कोषागार में जो चेक जमा कराने होते हैं, जो तैयार करके, वो चेक मुद्रण का कार्य नियम संख्या 74 में दे रखा है। और निदेशक कोष एवं लेखा के द्वारा मुद्रण कराए जाएंगे। तो दोस्तों वित्त विभाग आगे तो होगा नहीं, महालेखाकार भी नहीं करेगा। निदेशक निरीक्षण विभाग, दोस्तों निदेशक निरीक्षण विभाग तो ऑडिट का कार्य करता है, ये चेक का नहीं करता। तो निदेशक कोष एवं लेखा, और दोस्तों इनको, इन चेकों को स्टॉक रखेगा कौन? कोषागार जयपुर शहर को ये जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों इसका वर्णन सामान्य वित्तीय लेखा नियम में नहीं है, लेकिन इसको राज्य सरकार ने कोई आदेश जारी करके जिम्मेवारी दे रखी है, कोषागार जयपुर शहर। तो ये भी याद रख लेना। हाँ, कोषागार जयपुर शहर इन सभी चेकों का स्टॉक रखेगा। जो दो राजकीय मुद्रालय में निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा जो चेक मुद्रित कराए जाएंगे उनको कौन रखेगा? उनका स्टॉक कौन रखेगा? कोषागार जयपुर शहर रखेगा। तो दोस्तों अपन ने क्वेश्चन संख्या 11 तक देखा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस नियम में बिल तैयार करने, उसके प्रारूप के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अपना कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं दोस्तों पीछे? तो दोस्तों अब ये नियम संख्या 78 किसके संबंध में है? दोस्तों ये किसके संबंध में? बिल का प्रारूप। बिल तैयार करना एवं बिल का प्रारूप किस में निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों बिल की परिभाषा तो अलग है और बिल का प्रारूप अलग है। तो बिल तैयार करने उसके प्रारूप के संबंध में सामान्य वित्तीय लेखा नियम का कौन सा नियम है? तो नियम संख्या 78 तो क्या था? नवीन कार्यालय नवीन कार्यालय की स्थापना के हस्ताक्षर के संबंध में जो अपन बातें पढ़ रहे थे वो नियम संख्या 73 में थी। तो दोस्तों 79 क्या था? बिल तैयार करना। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हेडिंग से उठे हुए हैं। बिल तैयार करने, उसके बिल तैयार करना तथा बिल तैयार करना तथा उसका प्रारूप, ये हेडिंग दे रखा है नियम संख्या 79 में। तो दोस्तों इसका उत्तर यही होगा। अब अपन क्वेश्चन संख्या 13 देखेंगे। एक साख पत्र कब वैपगत हो जाता है? दोस्तों ये साख पत्र क्रेडिट नोट के मामले में जो था वो नियम वैसे तो हटा दिए गए हैं, लेकिन सामान्य वित्तीय लेखा नियम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नहीं
3 माह दोस्तों, 3 माह की समाप्ति पर जारी करने की दिनांक से 3 माह की समाप्ति पर अपन इसमें ये टिक करेंगे, जारी करने की दिनांक से 3 माह की समाप्ति पर एक साख पत्र वैपगत होने का दोस्तों उसकी वैलिडिटी समाप्त होना है। ये वैपगत जहां पे शब्द यूज करे तो आप समझना, वैलिडिटी वैधता, वैधता समाप्त होने की बात कर रहा है। तो दोस्तों नियम संख्या क्वेश्चन 13 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य नियम के रूप में वो क्या राशि है जिसके लिए सरकारी कार्यालय द्वारा चेक जारी नहीं किए जाते। तो दोस्तों ये तो अपनी एक लाइन का नियम था दोस्तों, नियम संख्या ये कितने रुपए तक के चेक जारी नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों 100 रुपए से कम का चेक जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा अपन ने पढ़ा। 10,000 से कम का दोस्तों खूब चेक जारी किए जाते हैं, 1,000 से कम के भी जारी किए जाते हैं, 5,000 से कम के भी जारी किए जाते हैं। 100 रुपए से कम का चेक जारी नहीं किया जाएगा। और दोस्तों 100 रुपए में 4 रुपए टैक्स लग गया, तो दोस्तों ये हो गया नियम संख्या 104। 100 से कम का चेक जारी नहीं हो सकता, तो इसका टैक्स लग गया। तो नियम संख्या 104 में 100 रुपए से कम के बारे में चेक नहीं जारी करने के संबंध में है। तो दोस्तों चेक नियम संख्या 104 में दोस्तों स्पष्ट शब्दों में मात्र एक लाइन का नियम है। इस नियम में लिख रखा है 100 रुपए से कम के चेक जारी नहीं होंगे, 100 रुपए से कम के चेक जारी नहीं होंगे। तो ये एक साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये अपना नियम संख्या 104 में 100 रुपए से कम के चेक जारी नहीं होंगे, तो उत्तर हो जाएगा 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य वित्तीय लेखा नियम का नियम संख्या 255 संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है 255 नियम संख्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये अपने प्रतिदाय, प्रतिदाय ऑप्शन में यूज कर रहा है। तो प्रतिदाय का अर्थ रिफंड होता है, रिफंड होता है, धन वापसी होता है। और धन वापसी के संबंध में अपना अध्याय कौन सा था दोस्तों, धन वापसी के संबंध में अपन ने जो अध्याय पढ़ा था धन वापसी के संबंध में, वो कहां से शुरू हो रहा था, 252 से प्रारंभ हो रहा था दोस्तों, 252 से प्रारंभ हो रहा था। और ये किसके संबंध में था, तो 252 255 किस पूछ रहा है अपने नियम संख्या 255। तो दोस्तों ये 255 किससे संबंधित था, प्रतिदाय रिफंड की प्रक्रिया से संबंधित था, रिफंड करने की प्रोसेस से संबंधित था। तो दोस्तों ऑप्शन में देखिएगा कि रिफंड करने की प्रक्रिया, प्रतिदाय करने की प्रक्रिया 255। दोस्तों सीधे हेडिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, नियम संख्या 252 में नियम संख्या 252 लिखकर उसके सामने लिख रखा है प्रतिदाय की प्रक्रिया, रिफंड की प्रक्रिया, यूं का यूं लिखा हुआ है। तो हेडिंग से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हेडिंग से पूछे हुए हैं इस पेपर में। और मान के चलिए सीधे हेडिंग से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। 25 में से 10 क्वेश्चन का जुगाड़ तो दोस्तों ये हो गया, लेकिन आपको दोस्तों 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना है, क्योंकि दोस्तों ये स्कोरिंग है। इसमें दोस्तों पिछली बार जब एग्जाम हुई थी तो दोस्तों 22 से 23 क्वेश्चन सही किए थे। तो दोस्तों अगर 20 प्लस क्वेश्चन सही करोगे तो आपके लिए सिलेक्शन में मील का पत्थर, जिसको कहते हैं मील का पत्थर, मील का पत्थर साबित होंगे सामान्य वित्तीय लेखा नियम। अगर 25 में से 25 कर पाते हो या 25 में से 22-23 क्वेश्चन कर पाते हो, 20 प्लस जो क्वेश्चन करोगे दोस्तों सही, वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे सिलेक्शन में। तो प्रतिदाय करने की प्रक्रिया के संबंध में, रिफंड करने की प्रक्रिया के संबंध में अपना नियम संख्या 255 है। सीधा हेडिंग से क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। राजस्व प्रतिदाय, प्रतिदाय जहां पे आ जाए दोस्तों सीधा अर्थ लगाना है रिफंड से, वापसी के संबंध में है, रिफंड के संबंध में है।
प्रतिदाय के लिए आदेश आदेश उसके जारी किए जाने की दिनांक से कितने माह तक के लिए प्रवर्त रहेंगे। तो दोस्तों प्रतिदाय के आदेश की वैधता अवधि तो दोस्तों 1 माह, ये तो गलत है दोस्तों, 1 माह तक रिफंड। रिफंड के आदेश 6 माह तक भी नहीं, 2 माह तक भी नहीं दोस्तों, रिफंड 3 माह तक रिफंड के आदेश वैध होंगे। तो दोस्तों ये सीधा नियम अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। नियम में क्या लिखा हुआ है, नियम ऐसा लिखा गया है, नियम 256, नियम संख्या 256, और फिर उसका हेडिंग लिखा हुआ है प्रतिदाय। प्रतिदाय के आदेश की वैधता अवधि। प्रतिदाय के आदेश की वैधता अवधि के संबंध में अपना नियम संख्या 256 है। और दोस्तों जो नियम संख्या 256 प्रतिदाय के आदेश की वैधता अवधि, और इसमें लिखा हुआ है 3 माह। दोस्तों ये भी एक लाइन का नियम है, यो का यो पूछा हुआ है, 3 माह लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको राजस्व प्रतिदाय आदेश के उसके जारी करने की दिनांक से कितने माह तक के लिए वैध होता है। तो दोस्तों वैध की बात कर रहा है, प्रवर्त होता है तो वैधता अवधि की बात कर रहा है, प्रतिदाय के आदेश की बात कर रहा है। तो दोस्तों 3 माह हो गया नियम संख्या 256 के अनुसार। अपन ने 16 क्वेश्चन कर लिए। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस नियम में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ली गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति। दोस्तों ये अपन ने बहुत बड़ा नियम था, 3 क्लासों के अंदर में अपने को इस नियम को कंप्लीट किया था। भूमि के लिए क्षतिपूर्ति दोस्तों जो आपको शब्द पकड़ में आए, जब आप क्वेश्चन पढ़े ना, सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस नियम में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ली गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति, जो भी शब्द आपके दिमाग में आएगी, ये अपन ने पढ़ा था किसी नियम में, उस शब्द को आप पहले ही अंडरलाइन कर ले। का भुगतान करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। तो कौन से नियम में भुगतान करने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों भूमि की क्षतिपूर्ति के संबंध में नियम संख्या 258 अपन ने 3 क्लास में कंप्लीट किया था। और नियम संख्या 258 का सीधा आपको हेडिंग दे रखा है, भूमि के लिए क्षतिपूर्ति। भूमि के लिए क्षतिपूर्ति हेडिंग दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में भी सीधा इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भूमि के लिए क्षतिपूर्ति। तो दोस्तों नियम संख्या 258। निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में निर्मुक्त अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। दोस्तों ये अपन ने लास्ट की 1-2 क्लासों में जो किया था उसके संबंध में आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपन ने पढ़ा था। तो दोस्तों किसके, विशिष्ट प्रयोजन के मामले में। सामान्य उद्देश्य में उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं था, विशिष्ट दोस्तों विशिष्ट प्रयोजन में, प्रयोजन जिसका विशिष्ट उद्देश्य हो उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। और ऐसा अपन ने पढ़ा था। और किसको थी, विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता किन संस्थाओं की थी, उसमें अपन ने लिखा था पंचायत समिति, जिला परिषद, खेल कूद अकादमी और विश्वविद्यालय, इनको उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। किसके लिए, विशिष्ट प्रयोजन के लिए। तो दोस्तों इसमें आप अपना ऑप्शन पढ़ना। पंचायत समिति के मामले में अनुदान जारी किया हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं है। पंचायत समिति के मामले में दिए गए समस्त अनुदानों के लिए, सभी अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। सामान्यतः जो राशि अनुदान दिया जाता है उसके लिए आवश्यक नहीं है। विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक है। पंचायत समितियों के मामले में सामान्य प्रयोजन में आवश्यक नहीं है। विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान दिए जाने के मामले में तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
18 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। 19 सामान्य वित्तीय लेखा नियम का नियम संख्या 292 में संबंधित है। अब दोस्तों अपन ने नियम संख्या 293 में पढ़ा था और अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम का सिलेबस का अंतिम नियम 293 में है। और इस नियम को अपन ने जब पढ़ा था तो ये किसके संबंध में था? यह संबंध में था राज्य सरकार अन्य कोई अनुदान जारी करे तो यही नियम लागू होंगे। तो ये तो अपना नियम था। अब ये इसमें ऐसा कहीं दे रखा है स्वीकृति प्राधिकारी के कर्तव्य स्टाइपेंड, तो ये तो है नहीं। अब नियम संख्या 292 में देखेंगे। नियम संख्या 292 में क्या लिख रखा था? विवेकाधीन शक्तियां हेडिंग था। दोस्तों विवेकाधीन अनुदान सीधा हेडिंग से क्वेश्चन है और नियम संख्या 292 किससे संबंधित है? विवेकाधीन अनुदान से संबंधित है। यह छात्रवृत्ति एवं स्टाइपेंड से संबंधित जो अपना नियम संख्या था वो नियम संख्या नहीं 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 नहीं, एक मिनट दोस्तों, नियम संख्या 292 विवेकाधीन अनुदान के संबंध में है। तिरानवे तो कंप्लीट ही हो गया। 92 विवेकाधीन अनुदान से संबंधित है दोस्तों। और नियम संख्या 291 था वो अपना था छात्रवृत्ति से संबंधित, छात्रवृत्तियों से संबंधित। और स्टाइपेंड ये दोनों एक ही नियम में है, ये दोनों एक ही नियम में है। नियम संख्या 291 में स्वीकृति प्राधिकारी के कर्तव्य दोस्तों नियम संख्या 288 में है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? विवेकाधीन अनुदान। दोस्तों इस नियम का हेडिंग ये का है, तो अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन तो सीधे हेडिंग से आपके यो के यो मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आपने प्रत्येक नियम और उसका हेडिंग याद कर लिया ना तो दोस्तों आपको उसके अंदर का मैटर याद करने में भी जोर नहीं आएगा। तो सबसे अधिक समस्या इसी में होती है, कौन सा नियम किसके संबंध में, ये याद कैसे रहे। तो दोस्तों ये हो गया सार्वजनिक निकायों संस्थाओं संविधिक निकायों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने भुगतान करने के लिए स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किए जाने वाले निर्देशों का प्रावधान। दोस्तों निर्देश किसके संबंध में? सहायता अनुदान के संबंध में है निर्देशों का। तो दोस्तों सहायता और अनुदान के संबंध में निर्देश कौन से नियम में दे रखे हैं? तो दोस्तों नियम संख्या 287 में दे रखे हैं। और नियम संख्या 287 में क्या लिख रखा है? मैं इसका नियम का आपको हेडिंग बता देता हूं। अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को निम्न नियमों का निम्न निर्देशों का दोस्तों ये इस नियम का हेडिंग है। नियम संख्या 287 अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को निम्न निर्देशों का पालन करना है। तो अब दोस्तों आपको क्वेश्चन सहायता अनुदान हो गया, अनुदान स्वीकृत करने और स्वीकृत करने भुगतान करने के लिए बारी को कौन से निर्देशों का प्रावधानों का पालन करना होगा? तो दोस्तों नियम संख्या 287 टिक कर देंगे। सीधा हेडिंग अगर आपको याद है दोस्तों, आपको जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो उसमें से जो शब्द आपके पढ़े हुए हैं निर्देशों के प्रावधान
सहायता अनुदान के संबंध में निर्देश किस नियम में दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में से सीधे जो शब्द आपके पकड़ में आए उनको उठाना है और उनके आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोस्तों नियम संख्या क्वेश्चन 20 तक कर लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिक निधि परिभाषित है। दोस्तों अपन ने 3-4 प्रकार की निधियां नियम संख्या 2 में पढ़ी थी। नियम 2 में परिभाषाओं में निधियों की परिभाषा पढ़ी थी। तो संचित निधि की बात करें तो दोस्तों दे रखा है उसका अनुच्छेद, संचित निधि का अनुच्छेद है दोस्तों 266(1). लोक लेखा निधि की बात करें तो दोस्तों उसका अनुच्छेद है 266(2). और दोस्तों आकस्मिक निधि की बात करें तो दोस्तों उसका अनुच्छेद है 267(2). अब आप इसमें से क्वेश्चन में से उठा लिए तो ये तो दोस्तों आकस्मिक निधि की बात कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों संचित निधि का है ये अनुच्छेद, तो ये तो होगा नहीं। ये दोस्तों लोक लेखा निधि का अनुच्छेद 267 अनुच्छेद 267(1) का दोस्तों अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में वर्णन नहीं है, जो अपने सिलेबस में उनमें वर्णन नहीं है। तो दोस्तों 267(2) आएगी सीधा। इक्कीस तक क्वेश्चन कर लिया दोस्तों अपन, 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं सॉरी दोस्तों अपन ने 22 क्वेश्चन कर लिए, 21 क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन संख्या मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग अपन एक 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इस पूरी क्लास में, जो सामान्य वित्तीय लेखा नियम के 2015 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मासिक देयता विवरण किस प्रपत्र में बनाया जाता है। दोस्तों नियंत्रण अधिकारी जो है अधीनस्थ अधिकारी, नियंत्रण अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारी भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है? ये अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी किसको भेज रहे हैं? नियंत्रण अधिकारी को भेज रहे हैं मासिक देयता विवरण, मासिक देयता के संबंध में विवरण भेज रहे हैं। तो दोस्तों G19 है इसका सीधा G19 है। और इसका वर्णन नियम संख्या 22 में किया गया है। दोस्तों नियम भी बता देता हूं, 22 में इसका वर्णन है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच कौन कर रहा है? निदेशक निरीक्षण विभाग आंतरिक जांच कर रहा है। किनके कार्यालय में रखे लेखे? विभागाध्यक्षों के कार्यालय में रखे लेखों की जांच कर रहा है। गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी? तो इसके संबंध में अपना नियम तो दोस्तों इसमें किसको सूचना दी जाएगी? वित्त विभाग को। गंभीर अनियमितता पाई जाने पर इसकी सूचना किसको दी जाएगी? वित्त विभाग को दी जाएगी। और इसका वर्णन किया गया है नियम संख्या 12 में। दोस्तों नियम संख्या 12 में यूं का यूं लिखा हुआ है, वित्त विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी। आंतरिक जांच कौन करता है? निदेशक निरीक्षण विभाग करता है। और विभागाध्यक्षों के कार्यालय की गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो वित्त विभाग को सूचना देंगे, नियम संख्या 12। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन संख्या 3। अब दोस्तों अपने 2 क्वेश्चन और बचे अपन ने दोस्तों क्वेश्चन संख्या 23 तक कर लिए। लोक निधि से व्यय किए जाने वाली सभी संविदाएं दोस्तों सरकारी पैसे से जो सभी संविदाएं करारों को करने के लिए शक्ति प्राप्त प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत। दोस्तों नियम संख्या 218 क्या कहता था? ये तो सबसे पहले तो आप देखिए, संविदा की क्या देता है? शक्तियां। संविदा की शक्तियां नियम संख्या 218 में दे रखी है, हेडिंग है ये। और 219 का हेडिंग क्या है? संविदा के
के सामान्य सिद्धांत। तो दोस्तों हेडिंग से सीधा पता लग रहा है सामान्य सिद्धांत किसके संबंध में, सभी संविधाओं के संबंध में का वर्णन 219। दोस्तों लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी हो जहाँ कनिष्ठ लेखा अधिकारी, तो दोस्तों यहाँ तक के जो अधिकारी हैं लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारियों के संबंध में तो परिशिष्ट 4 है, और दोस्तों लेखा अधिकारी और कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के संबंध में परिशिष्ट 5 है। ऐसा कहाँ पे किया गया है, नियम संख्या 25 में भी वर्णन किया गया है और एक परिशिष्ट में भी वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 25 क्वेश्चन देखे। अब अगर अपन नेक्स्ट क्लास में भी 25 क्वेश्चन देखेंगे, अगली क्लास में भी 25 क्वेश्चन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अपन टोटल 75 क्वेश्चन सामान्य वित्तीय लेखा नियम के GF&AR के अपन 75 क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों इस 75 क्वेश्चन में से आपको मान के चलिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे यूं के यूं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड की एक आदत है दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन उठाता है। तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अपन तीनों क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको क्वेश्चन पेपर का आने का पैटर्न भी पता लगेगा, किस प्रकार के सामान्य वित्तीय लेखा नियम के क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए टॉपिक भी नया है तो वो भी आपको पता लगेगा, और 3 से 4 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में फायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अपन ने कितने क्वेश्चन किए, आज 25 क्वेश्चन किए हैं सोल्व। दोस्तों आपको क्लास से कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखें दोस्तों, अब आप अगला सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी दोस्तों कमेंट करके बात बताएं। आपके कमेंट के आधार पर भी ये डिसाइड होगा कि सेकंड पेपर में आप कौन सा सब्जेक्ट मेरे से करवाना चाहते हैं। दूसरा एक सब्जेक्ट और मैं आपका एग्जाम से पहले की नहीं कहता, मैं आपके अगले आने वाले 15-20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा एक सब्जेक्ट और। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा दूसरा सब्जेक्ट अगला सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मेरे से। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों एक एक क्लास के लिए बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद दोस्तों।